Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबको तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। जो आज का जो पाठ है, जो आपने देखा होगा यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे या श्यामपट्ट पर, तो भारत निर्माता या संविधान निर्माता यानी भारत रत्न कहलाने वाले जो व्यक्ति है और कोई नहीं, डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर। इनके बारे में लिखा है लेखक जो है शांति स्वरूप बौद्ध। कौन है? शांति स्वरूप बौद्ध। तो इन्होंने इनके बारे में लिखा है, जैसे कि इनकी अंबेडकर के जीवन, किस प्रकार इनका जीवन था और किस प्रकार जीवन में इन्होंने ऐसे उच्च स्थान पर आने के लिए क्या क्या किए, ये सारे विचारों को यहाँ पे इन्होंने लिखा है। तो जीवनी इसकी है, अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में प्रकाश डाले हैं। तो पाठ का आरंभ करने से पहले हम लेखक का परिचय जरूर देखेंगे। लेखक ने क्या क्या किया है, क्या क्या लिखा है, देखना जरूरी है। लेखक परिचय के तौर पर शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्म 2 अक्टूबर 1991 में पराशा का खाना पुरानी दिल्ली में हुआ। आपकी माता बुरिया देवी तथा पिता परिनिभुत लाल हरिश्चंद्र मौर्य थे। आप जन्मजात प्रतिभाशाली होने के साथ ही बौद्ध धर्म पर भारतवर्ष के लगभग सभी प्रमुख नगरों में दम प्रवचन दिया है। आपने विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में धम्म यात्रा की है। उनका जन्म 1949 में हुआ था। 2 अक्टूबर को जन्म लिए थे, 1949 को हुआ था 2 अक्टूबर को। और 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात आप सरकारी नौकरी को टुकरा कर, तिरस्कार करके, छोड़ करके नहीं चाहिए, टुकरा कर सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार की क्रांति के लिए समर्पित है। आपकी सामाजिक एवं साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। इनके जो कार्य देखिए, सम्मानित किया है। आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महाबोधि, राहुल, संख्या कृत्यायन, बोध गाया, सारानाथ, भीम जीवनी, अशोक, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिर्मला फुले आदि। तो आदि इनके कहते रचनाएं। तो अब आइए जो इस पाठ में उन्होंने क्या लिखा है। प्रस्तुत जीवनी में डॉक्टर B.R. अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन का सजीव एवं मार्मिक चित्रण है। उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करना एवं उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना ही उनके जीवन का मूल ध्येय रहा। अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष, शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष से विद्यार्थियों को भली भांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस जीवनी को संकलित किया गया है। क्या छात्रों को यानी आप विद्यार्थियों को शिक्षा से संगठन एक एवं संघर्ष, शिक्षा से हम
केवल संघर्ष करने से कुछ भी नहीं होता है, उसे हम मेहनत करना है और उस तौर पर हम पढ़ेंगे तो ही हमें क्या है सफलता मिलती है। शिक्षा संगठन द्वारा एवं संघर्ष से ही विद्यार्थियों को भली भांति परिचित कराने के उद्देश्य से इस पाठ को रखा गया है। जीवनी को, अंबेडकर के जीवनी को आप पढ़ने के बाद, उनके विचारों को सुनने के बाद आप अपने जीवन में इसका पालन करेंगे तो आप भी एक न एक दिन उच्च स्तर पर जा सकते हैं। इस उद्देश्य के कारण इन्होंने शांति स्वरूप बौद्ध ने लिखा है, विद्यार्थियों को उनके बारे में बहुत सारे उनकी जीवनी के बारे में सीखने के लिए दिए। तो पाठ का प्रस्ताव करेंगे अभी। महापुरुष राजमहलों में ही नहीं, खेत खलिहानों में भी जन्म लेते हैं। ऊंची जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जाति में भी पैदा होते हैं। तो किसके बारे में कहा है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में। अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? अम्बेडकर रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। रत्नागिरी जो है महाराष्ट्र में, वहां पे हुआ था 1891 के 14 अप्रैल। तो याद होगा आपको 14 नवंबर को क्या है? नेहरू जी का बर्थडे है, नेहरू जी का जन्म हुआ है और उनका जो है जन्म 1879 में हुआ था। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 साल का है। तो ये भी 14 अप्रैल को अंबेडकर जी और नवंबर 14 को नेहरू जी का हुआ था। 1889 में हुआ था 1891। यहाँ पे 2 साल का डिफरेंस आ जाता है। और क्या है, इन्होंने किस सिलसिले में जन्म लिया था? लेखक कहते हैं क्या है, ऐसे पुरुष उच्च जातियों में ही नहीं, वे कभी कभी निम्न जातियों में भी पैदा हो जाते हैं। केवल अच्छे व्यक्ति भी जन्म लेना जरूरी नहीं है। जो नीच जाति में भी पैदा होने के बाद कितना नाम रोशन किया था, ये यहाँ पे लेखक ने बता रहे हैं। और आगे देखिए, आगे का जो भाग है, इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रामजी सूबेदार के घर में माता भीमाबाई की कोख से हुआ था। उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। मैंने कहा था 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम रामजी सूबेदार और माता का नाम भीमाबाई। और इनका जो है रामजी सूबेदार का क्या है, माहू नामक, माहू जो है इसे मध्य प्रदेश है और इसको सेंट्रल प्रोवाइनी कहते थे और मध्य प्रदेश कहते हैं मध्य भारता। तो माहू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। ये जो है माहू मध्य प्रदेश, MP कहते हैं, मध्य प्रदेश में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो काम कर रहे थे, वहां पे ही इन्होंने सैनिक प्रति काम कर रहे थे। माहू में कौन है? रामजी सूबेदार यानी डॉक्टर अम्बेडकर के पिता। वे महाराष्ट्र की माहर जाति से संबंध रखते थे। और कौन सा जाति है? माहर जाति महाराष्ट्र में अछूत समझी जाती है। तो क्या है? माहर जाति जो है अछूत मतलब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यते। माहर जाति कहाँ पे? महाराष्ट्र में जो समझते हैं इसे अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यते माहर जाति के थे। इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे। तो क्या है? माहर लोगों को बहुत कष्ट से जीवन बिताना पड़ता था। सामाजिक और अत्याचार और तरह तरह के बहिष्कार से झेलना पड़ता था। किसी में भी आगे बढ़ने के लिए नहीं देते थे। तब क्या कहते हैं? माहर जाति का है, अनटचेबिलिटी है, अछूत है, इसके लिए नहीं जा सकता है। सामाजिक तौर पर अत्याचार की और बहिष्कार के दौर में सब लोग क्या करते थे? तिरस्कार भाव करते थे माहर जातियों के लिए। तो जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था। जब पैदा हुए
उनका नाम क्या था? भीमराव। मगर परिवार वाले उन्हें बीवा कहकर पुकारते थे, बीवा कहकर पुकारते थे। ये जो इनका जो है अंबेडकर के पिता या रामजी सूबेदार को 14 बच्चे थे। 14 बच्चे में ये लास्ट का था, अंतिम बच्चा कौन था? अंबेडकर थे। वो बहुत ही लाड प्यार से पाले हुए बच्चा था। 14 बच्चों में अंत के जो थे अंबेडकर जी थे। इसे भीमराव नाम रखा था। तो सब लोग पुकारते थे, बीवा नाम से पुकारते थे। बीवा को बचपन से ही छूत छात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। बहुत छोटे उम्र में ही इन्होंने अछूत का अनुभव किया है। छूत छात के बारे में मतलब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के बारे में। किसी के साथ खेलने नहीं जाने के लिए देते थे, नहीं तो किसी साथ बात करने के लिए, कुछ भी करने के लिए नहीं करते थे, मना करते थे। सब लोग जो है वहाँ पे एरिया में सब लोग क्या है, तिरस्कार भाव से देखते थे। तो छोटपन से ही इन्हें अनुभव हुआ था ये अछूत के बारे में। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों कुआओं की तरह पाठशाला के भी दरवाजे बंद थे। जो अछूत होके पैदा होता है, अछूत लोग है, उन लोगों को क्या है, मंदिर में जाना भी मना है और क्या है, पाठशाला के दरवाजे भी बंद थे। एजुकेशन भी नहीं मिलता था, एजुकेशन के लिए भी नहीं देते थे। पर मगर इन्हें ये फैसिलिटी थी, मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। कुछ बहुत कठिनाई से ही सही, पर बीवा का सैनिक स्कूल में प्रवेश हो गया। तो बहुत डिफिकल्टी से, बहुत कठिनाई से इन्हें सैनिक स्कूल में प्रवेश एंट्रेंस मिल गया था। प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव और छूत छात ने बीवा का पीछा नहीं छोड़ा। तो कहाँ भी जाए तो क्या है, इन्हें छूत छात या अछूता, अस्पृश्यते, अनटचेबिलिटी किधर भी जाएंगे तो पीछा नहीं छोड़ता था। बालक बीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। अगर स्कूल जाना है तो दूसरे बच्चों के जैसे बेंच डेस्क के लेके बेंच में बैठने के लिए मौका नहीं था। जाते समय, घर से निकलते समय बैठने के लिए टाट जो है वो लेके जाना ही पड़ता था। बैठने के लिए बाहर बैठना पड़ता था। अन्य बालकों के साथ उन्हें साथ में बैठ के पढ़ाई नहीं करने के लिए मौका नहीं देते थे। बालक बीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ घर से ही ले जाना पड़ता था। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। सब बच्चे लोग बैठते हैं, वहां पे बैठने के लिए नहीं थी। वहां पे बैठने के लिए नहीं देते थे, अलग ही सेपरेट जगह दिए थे। वे भी कहाँ पे दिए थे, देखिए, वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूतों के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। तो समझे कितना मुश्किल था, कितना कठिनाई था, कितना इंसल्ट था, कितना दुख था उनके मन में होगा कि डोर के बाहर जो चप्पलें बच्चे रखते हैं वहां पे बैठ के उन्हें पाठ सुनना पड़ता था। कितना मुश्किल दुख सहा होगा। वे अपनी कक्षा के बाहर सब छात्रों के जूते के बीच में बैठ के पाठ सुनते थे। सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए। भीमराव को पानी के घड़े को भी छूने की इजाजत नहीं थी। पानी के घड़े जो है, हमें चाहिए, प्यास लगी है तो पीने के लिए जाके कुएं में पानी लेने के लिए भी नहीं था, कोई भी देंगे तो देने के लिए भी तैयार नहीं थे। इतना तक मुश्किल था, पानी भी नहीं दे रहे थे। वो अगर वो छू जाएंगे तो क्या हो गया, वो भी अछूत बन जाता। सर क्या है, गंदा हो जाता, मैला हो जाता है पानी। इसके अछूत के कारण छूने से वो भी गंदा हो जाता है पानी। इस वजह से पानी पीने के लिए या कुएं के पकड़ने के लिए भी नहीं था। अछूतों के छू लेने से घड़े का जल पानी भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे सोचते थे। चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के मारे प्राण भी क्यों ना निकल जाए, मगर प्यासा अछूत
घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता था। जान जा रही है तो बोलेंगे तो भी क्या है, पानी देने वाला नहीं है, घड़े तक पकड़ने के लिए नहीं है, पिलाने वाला नहीं है, मरने वाला प्यास से मर के जी के मरेगा तो भी उधर पूछने वाला नहीं था। तो क्या है, पानी लेकर पी नहीं सकते थे। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता। तो क्या है, कोई भी नौकर सिपाही ये जो है वर्कर जो रहता है उसके पास मिलेगा तो पानी मिलता है, तो जब वो भी पानी नहीं मिला तो क्या है, घर जाके ही पानी या प्यास बुझाना पड़ता था, तो कोई भी नहीं देते थे। तो राम जी सूबेदार शिक्षा और अनुशासन का महत्व भली प्रकार जानते थे। सूबेदार एक अच्छे व्यक्ति थे राम जी सूबेदार। वो क्या है, शिक्षा और अनुशासन, एजुकेशन और अनुशासन, डिसिप्लिन के बारे में भली प्रकार से जानते थे और इसे बहुत जोर से उन्हें क्या है, जोर देते थे कि शिक्षा और अनुशासन, डिसिप्लिन से ही बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्ग पे आते हैं। डिसिप्लिन अगर नहीं है स्कूलों में, अगर डिसिप्लिन बच्चे में नहीं है तो क्या है, वेस्ट है उसका लाइफ, जिंदगी खराब। इसके लिए शिक्षा और अनुशासन को बहुत जोर देते थे। उन्होंने भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझाया। तो क्या है, पूरा सीखा है किससे, राम जी सूबेदार से ही इन्होंने सीखा, क्योंकि लाडला बेटा था, छोटा बेटा था, अंतिम बेटा था, तो ये इन्हें समझाते थे कि जीवन में अच्छे काम, अच्छे विचार करना है तो पहले क्या है, अनुशासन, डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो भीमराव को भी इसका महत्व अच्छी तरह समझ चुके थे, समझाए थे पिताजी ने भी और इन्होंने भी समझ चुके थे। यही कारण है कि सब प्रकार के अत्याचार, अनाचार और भेदभाव सहन करके भी वे शिक्षा प्राप्त करने में जुटे रहे। जितना भी मुश्किल हो, जितना भी इंसल्ट हो, कठिनाई हो, तो क्या है, वो दिमाग में, दिल में नहीं लगाते थे। अपने पिताजी ने उन्हें बहुत सारे मदद, मार्गदर्शन दिए थे, तो क्या है, वो सब छोड़कर उन्होंने एक ही कंसंट्रेशन दे रहे थे, मुझे शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करना, एक ही उद्देश्य थे। तो हम लोग क्या करते, कोई भी इंसल्ट करेगा, कोई भी ये करेगा तो हम जाके घर जाके रोते हैं और माँ बाप से शिकायत करते हैं। तो और क्या है, दूसरे दिन आते हैं स्कूल पे, आके बोलते हैं, ऐसे सब करते हैं। तो ये देखिए, जो भी तकलीफ या छात्रों से दिए, अपने फ्रेंड्स के द्वारा दिए या अध्यापक से द्वारा दिए, तो कुछ भी हो सहन सकते थे, सहन लेते थे और क्या है, दृढ़ संकल्प से जीते थे कि किसी तरह की भी मुश्किल या मुसीबत आएगी तो एजुकेशन को मैं नहीं छोड़ूंगा, एजुकेशन के द्वारा ही मुझे कुछ ना कुछ बनना है, ये उनके मन में सोच था। भीमराव हाई स्कूल में पहुंचे तो छूत छात की काली छाया उनके साथ यहाँ आदम की। गुरुजी ने एक प्रश्न पूछा, तो क्या है, पहले ही कहा था दरवाजे के बाहर जूते रखने के, वहां पे छात्र जहां पे जूते रखते हैं वहां पे बैठ के उन्होंने क्या पाठ पढ़ना था। तो एक दिन उन्हें गुरुजी क्या करते, एक प्रश्न अपने श्यामपट्ट पर लिख के पूछते हैं। किसी वो भी था मैथमेटिक्स, मैथ्स के बारे में लिखते हैं, तो उसका उत्तर किसी को नहीं पता था। तो किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो भीमराव प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जो ही ब्लैक बोर्ड की तरफ चले, त्यों ही कक्षा के सवर्ण छात्रों ने शोर मचाते हुए कहा। तो क्या करते हैं, उसे अंदर आने के लिए परमिशन मिला और ब्लैक बोर्ड छूने के लिए गया, तो क्या है, बाकी सब बैठे थे छात्र, विद्यार्थियों ने क्या चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे, क्या कहकर शोर मचाने, रोको इस अछूत को, ब्लैक बोर्ड के नीचे रखा हमारा भोजन इसके छूने से भ्रष्ट हो जाएगा। तो भीमराव इस प्रकार के असंख्य अपमानों के खून के घूंट चुपचाप पी जाते। तो क्या है, नीचे जो है ब्लैक बोर्ड के नीचे टिफिन के लाइन रखा है, टिफिन रखा है विद्यार्थियों के, अगर वो अंदर आने के बाद, ब्लैक बोर्ड छूने के बाद, तो क्या है, उसको टच हो जाएगा, तो किसको, तो जो खाने के
जो चीज है, भोजन की जो थैली है, बैग है, उसे छू लेगा तो खाना भी क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्या है, अस्पृश्यत पकड़ रहा है, तो अनटचेबिलिटी आ रहा है अंदर, ऐसे करके पुकार रहे थे। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। मैट्रिक मतलब आज का जो है एसएससी पब्लिक एग्जाम के लिए मैट्रिक की परीक्षा पास की। एक अछूत बालक के लिए यह महान उपलब्धि थी कि सारे छात्र बेंच में बैठ के सीखते हैं, तो क्या है, इसी में कोई भी ऐसा छात्र नहीं था जो कि ये सारे मैट्रिक परीक्षा में पास होने वाले व्यक्ति ये अकेले थे। इस अवसर पर भीमराव के सम्मान में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर जी ने अपनी लिखी पुस्तक बुद्धिजीविनी भीमराव को भेंट की। तो क्या है, एक ही छात्र क्या है, मैट्रिक परीक्षा में पास हो गए, वो भी फुल सुविधा नहीं मिला था, वैसे का छात्र नाम कमाया है, इसके लिए सम्मानित किया गया और इसे बुद्धिजीविनी, क्या नाम है, बुद्धिजीविनी नामक पुरस्कार दिए, भेंट दिए, मतलब क्या है, पुरस्कार दिया गया, सम्मानित करके दिए गए। इसी समय रामजी सूबेदार ने घोषणा की कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का भरसक प्रयास करूंगा। तो क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति, इतने बड़े आदमी, अमीर आदमी भी नहीं थे, गरीब भी नहीं थे, मीडियम थे, हमारे बच्चे को पढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं है, लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, तो भी मैं क्या करता हूँ, मेरे इस लड़के को, भीमराव को उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन पढ़ाने में मैं तैयार हूँ। क्योंकि उन्होंने, भीमराव के पिताजी ने रिटायर्ड होने के बाद ही ये लड़का जो है स्कूल में थे, उनकी जो है 1800 उन्होंने जब जॉब में मिला था तब उनके उतने बच्चे पैदा होते समय 14 बच्चे होने तक तो क्या है जॉब में थे। ये भीमराव के बाद पैदा होने के बाद इनकी निवृत्ति हो गई। तो ये 3 साल के बाद ये जो है भीमराव के पैदा होने के 3 साल के बाद इन्होंने यहाँ पे रिटायरमेंट हो चुके थे। तो पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं था उन्हें, तो फिर भी इन्होंने क्या है हिम्मत नहीं हारी, तो भीमराव को मैं उच्च शिक्षा दिलवा के ही रहूंगा ऐसे सोचे थे। उनके पेंशन के पैसे से ही उनका घर का खर्चा चलाना मुश्किल था, क्योंकि 1891 में ये भीमराव पैदा हो गए थे, उसके बाद 3 साल के बाद इनकी निवृत्ति हो गए थे। 91, 92, 93, 94 में जो है 3 साल के बाद 93, 94 में इन्होंने कि इनको 3 साल का बच्चा था ये, तो भी क्या है इन्होंने रिटायरमेंट हो चुके थे, घर का खर्चा सब पेंशन से ही चल रहा था, तो भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने भरोसा दिया कि मैं अपने भीमराव को क्या है उच्च शिक्षा दिलवा के ही रहूंगा। तो 17 वर्ष की आयु में भीमराव का विद्यार्थी जीवन में ही 9 वर्ष की रमाबाई के साथ विवाह हो गया। तो क्या है पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, पूर्ण रूप से नहीं हुआ, 17 ही वर्ष थे। 17 वर्ष की आयु में इनकी अभी तो है क्या है 17 वर्ष आपका जो है सेकेंड पीयूसी या सेकेंड पीयूसी होता है, तो इनको क्या है वहां पे ही रहते समय 9 वर्ष के लड़की के साथ शादी हो जाती है। उसका नाम था रमाबाई के साथ विवाह हो गया। तो पढ़ना वढ़ना छोड़ नहीं सके, तो शादी भी साथ के साथ की, पढ़ाई भी साथ के साथ लेके चल रहे थे। उनके कठिनाइयों का सामना करते हुए भीमराव बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिल हो गए। शादी भी हो गए, शादी हो गए, इसके लिए जॉब है, खर्चा है, ये नहीं सोचे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ाई आगे आगे बढ़ाते गए। और मगर उस समय एक अछूत के लिए यह बहुत अनोखी बात थी। कोई भी साथ देने वाला नहीं है, लोग भी नहीं है, घर वाले ही रहने, अपने पिता बहुत से सपोर्ट दिए थे, सलाह दिए थे, सब कुछ किए थे, लेकिन जहां भी जाते हैं तो ऑफिस वर्क किधर भी हो तो क्या है वहां पे उन्हें उतना क्या खास तौर पर इजाजत परमिशन नहीं देते थे। तो फिर भी ये हिम्मत नहीं हारे, तो बहुत
मगर रामजी सूबेदार भीमराव को और पढ़ने में कठिनाई महसूस करने लगे तो केलुस्कर गुरुजी भीमराव को बड़ौदा के महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ जी के पास ले गए। तो बहुत कठिनाई हो रही थी। सूबेदार ऑफिसर वर्ग में कितना पेंशन आता है, तो क्या है, तो सैनिक वृत्ति में पेंशन आता है, वो घर चलाने के लिए भी मुश्किल है। तो फिर भी इन्होंने एक महाराजा के पास ले गए जाते हैं, सायाजी राव गायकवाड़ जी के पास ले जाते। वहां जाके क्या करते हैं, देखिए, भीमराव ने अपनी विद्वता एवं बुद्धिमत्ता से महाराजा का दिल जीत गए। भीमराव ने वहां जाके उनके सामने खड़े थे, उनके साथ बातचीत किए, तो महाराजा ने ये लड़के के व्यक्तित्व को, विचारों को, विषय को समझकर बहुत खुश हो गए और उनका दिल भी जीत लिए थे भीमराव। तो उन्होंने क्या किया, महाराजा ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी। तो महीना महीना आपको जैसे कैसे स्कॉलरशिप मिलता है, उसी प्रकार ये महाराजा जो है उन्होंने सायाजी राव गायकवाड़ जी ने क्या है 25 रुपए के ये स्कॉलरशिप का अप्लाई स्वीकृत कर देते। 25-25 रुपए महीना महीना उनको मिल जाता। पहले पढ़ाई के लिए बहुत कम पैसा था, तो क्या है, ये सब पैसे के तौर पर इन्होंने आगे बढ़ गए थे। महाराजा जो है इन्हें बहुत सहायता दी, हेल्प की है बहुत सारे। तो ये पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाने के लिए पैसे दे चुके। इन्होंने कुछ तिरस्कार भाव नहीं किया, तो अछूत है, अंदर आना नहीं है, मैं तुझे नहीं दे रहा हूँ ये स्वीकृत छात्रवृत्ति नहीं दे रहा हूँ, ऐसे वैसे नहीं कहा। इन्होंने बहुत अच्छे से उससे साथ व्यवहार किया और ये भी मासिक जो है मासिक में 25 रुपए देने के लिए भी तैयार थे। समाज की क्रूर जाति व्यवस्था उन्हें पग पग पर पीड़ा पहुंचाती रही। तो ये लोग ऐसे करते, हमें देखते ही ऐसे समझते, ऐसे छीते, ऐसे करते। बचपन से ही सह कर कठिनाइयों को, ये दुख को सब सह कर क्या है, इस तरह का व्यवहार समाज में हो रहा है, इसको मैं रोकना चाहिए, ये सोचते ही रहते थे वो। किस प्रकार मैं इस प्रकार के दलित भावनाओं, दलित के लिए इस प्रकार की भावना मनुष्य के जीवन में भरा है, तो क्या है, अस्पृश्यते, अनटचेबिलिटी, अछूत होता है, ऐसे वैसे विचारों को मैं दूर भगाना चाहता हूँ। ऐसे ही उनके मन में सारा दिन क्या है सोचते ही रहते थे, किस प्रकार मैं काम करूं तो क्या है ये सब जात पात निकाल सकता हूँ। वे संस्कृत पढ़ना चाहते थे, मगर अछूत होने के कारण उन्हें संस्कृत भाषा नहीं पढ़ने दी गई। उनके गुरु ने वहां पे संस्कृत पढ़ा रहे थे क्लास में, कक्षा में, तो क्या है ये जो भीमराव बाहर से बैठ के सुनते थे, तो इन्होंने कहा कि संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, तेरी आपस की बात नहीं है, आपस का सिलेबस नहीं है, संस्कृत तुझे नहीं चाहिए। तो बौद्ध धर्म के थे और संस्कृत में बहुत रुचि थी, संस्कृत पढ़ने के लिए इनके गुरु ने इन्हें परमिशन नहीं दिए। तो भी फिर भी दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी भीमराव ने 1912 में अंग्रेजी और फारसी विषयों के साथ बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की थी। तो क्या है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स की कंप्लीट किए थे, मुंबई विश्वविद्यालय में उन्होंने कंप्लीट की और उसके बाद वे बीए की परीक्षा पास करने वाले पहले माहिर थे। कोई भी ऐसा छात्र नहीं था कि बीए पास करने में निपुण हो। ये जो थे इन्होंने एक ही छात्र बीए कंप्लीट किए थे। आप सोचिए तो तब का जो है बीए या बैचलर ऑफ कितना डिफिकल्ट था होगा। सन 1913-12 में अंग्रेजी फारसी विषय में उन्होंने ऐसे मुंबई चले गए थे विश्वविद्यालय में, उन्हें बीए का प्राप्त किए, बीए पास किए और 1913 में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भीमराव बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। भीमराव की भर्ती के करीब 15 दिन बाद 2 फरवरी 1913 को उनके पिता रामजी सूबेदार की मृत्यु हो गई। पिता की अनुमति नहीं थी कि बड़ौदा स्टेट
फोर्स में मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती मिल चुके थे, तो फिर भी इनकी पिता की तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस माहौल में जब उन्होंने उसमें शामिल हो गए, भर्ती हो गए 1913 में, 1913 के 2 फरवरी को इनके पिता का देहांत हो गया। तो फिर भीमराव पर परिवार के दायित्व का भार पड़ गया। तो क्या है, ये भी मुश्किल उठाना पड़ा, घर की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी, मगर उनके मन में और भी ऊंची शिक्षा पाने की ललक बनी हुई थी, और भी पढ़ने के लिए मन था, बहुत सारा पढ़ना चाहते थे ये। फिर पढ़ाई का मन पीछे नहीं हटा। इधर से पिताजी मर गए और घर का खर्चा चलने में भी बहुत मुश्किल थी। इसी दौरान बड़ौदा रियासत की तरह से मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने की योजना के तहत भीमराव का चयन हो गया। तो वहां से सिलेक्टेड स्टूडेंट्सों को क्या है, भेजना पड़ता था बड़ौदा के लिए। उसमें इन्हें भी सेलेक्ट किया था, इनको भी चांस मिला था। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले वे भीमराव को एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करके बड़ौदा रियासत में सेवा करनी थी। तो जिसको वहां पे जाने के लिए मौका है, वहां पे क्या है, एक प्रतिज्ञा था, प्रॉमिस किया था, शपथ किए थे, जो वहां पे ही काम करना चाहिए, से वहां पे सेवा काम करना है और हेल्प करना है, सेवा करना है। जुलाई 1913 के अंत में भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। न्यूयॉर्क अमेरिका में गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हो गए। उस समय एक अछूत युवक का विदेश में जाकर शिक्षा पाना कल्पना से परे की बात है। तो ये क्या है, ऐसा लड़का, अछूत लड़का, तो क्या है, अमेरिका में जाके पढ़ना बहुत ही विशेष रूप से थे। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए मौका नहीं देते थे कोई भी। तो इन्होंने क्या किया, सीधा अमेरिका कोलंबिया चले गए, मुझे यहाँ पढ़ने के लिए मौका नहीं देंगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अमेरिका जाता हूँ, वहाँ पे ही पढ़ूंगा। वहाँ पे चले गए और इन्होंने बहुत सारे दो बुक्स इन्होंने लिखे हैं, जो है द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविजनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और प्रॉब्लम ऑफ द रुपीस। ये जो उन्होंने 2 बुक्स लिखे थे, जो है आजकल आज भी आरबीआई में है, ये जो स्थापना की थी, आरबीआई की स्थापना भी इन्होंने की थी। एक अछूत जाके अमेरिका में, न्यूयॉर्क में जाके सीखना बहुत ही बड़ी विषय थी। और देश के कमजोर हिस्से को उन्होंने क्या किया, कमजोर हिस्से को उठाना मेरी जिम्मेदारी है, सोचते रहते थे। और देश में खुशहाली लाना चाहना है, आएगा तो ही हम सबको क्या है, फायदा है। मेरे वजह से सबको क्या है, खुश दिलाना है। तो मैं इस खुशी के लिए, मतलब ऐसे ही मेरे जैसे ही बहुत सारे छात्र रहेंगे, पढ़ने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं छोड़ रहे, दलित है ऐसे ही बोल रहे। तो मैं सबको खुशहाल करना चाहता हूं कि इसके लिए, देश के खुशहाल के लिए क्या है, खुशहाली आएगा तब तो सबको फायदा मिलेगा, देश में खुशहाली रहेगा, सबको फायदा मिल जाता है, ऐसे वो सोचते थे। और क्या, अहिंसा परमो धर्म सोचते रहते थे। तो उन्होंने बोलते रहते थे, तो बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ये अपनाने लगे थे, क्योंकि उन्हें दलित कहकर सब लोग इनकार करते थे। इसके लिए उन्होंने अहिंसा परमो धर्म कहते रहते थे। अहिंसा धर्म को उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाए थे। ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका में इन्हें ये सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए थे। अमेरिका चले जाने के बाद भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला। यहाँ सब क्या माहौल था, बहुत स्वतंत्रता नहीं थी। तो क्या है, सबको सामने जाने के लिए भी नहीं था, मौका नहीं दे रहे थे, बातचीत करने के लिए भी नहीं दे रहे थे, ये सब करते थे। लेकिन अमेरिका जाने के बाद पूरा माहौल चेंज हो गया। वहां पे कोई भी अछूत है ये सब नहीं बोल रहे थे। अमेरिका में जाकर भीमराव अंबेडकर को स्वतंत्र एवं खुला माहौल मिला, जहां किसी भी प्रकार की जाति
यह जातीय बंधन नहीं था और ना ही जाति आधारित भेदभाव। भीमराव का पढ़ाई में खूब मन लगा, कोई भी उसे प्रॉब्लम नहीं रहते थे, बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ने लगे। अमेरिका में उदार, प्रेमपूर्ण और समानता के व्यवहार ने उन्होंने धनाभाव के कारण भूखा प्यासा रहकर भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। वे शराब, सिगरेट आदि से दूर रहकर 18 घंटे पढ़ा करते थे। इसी दौरान उनकी नजर कमजोर हो गई और उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। तो 18 घंटा पढ़ते थे वो, 18 घंटा पढ़ने से तो क्या है, उनका आंख कमजोरी हो गए, वहां से उनका चश्मा लगने लगा। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। सन 1915 में उन्होंने एमए तथा 1916 में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। अब वे भीमराव अंबेडकर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। तो क्या है, इन्होंने बहुत सारा वहां पे विषय सीखे, राजनीति शास्त्र, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, ऐसे उन्होंने 23 विषय में उन्होंने पढ़ाई की, एजुकेशन उन्होंने बहुत की। 23 विषय को उन्होंने सीखा है, 23 डिग्री उन्होंने पाए हैं। तो आज भी हमें ढूंढेंगे तो क्या क्या डिग्रियां उन्हें मिली है, ये ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन किताबों में मिलता है। इन्होंने 23 क्या है, 23 ये जो है एजुकेशन के हिसाब से पाठ पुस्तक के अंतर्गत या उनके लिखे हुए पुस्तकों में देख सकते हैं 23 डिग्रियां उन्हें प्राप्त किए। एमए इन इंग्लिश, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन हिस्ट्री, एमए इन सोशियोलॉजी, सब किए हैं और प्लस एमएससी भी किए हैं और क्या है, डीएससी मतलब डॉक्टर ऑफ साइंस, उसके साथ साथ पीएचडी भी किए। तो सोचिए कितना उनका दिमाग शार्प था, कितने स्मार्ट थे, कितना उनके दिमाग में तो विचारों को लेने के लिए आईक्यू पावर कहते कितना था होगा। तो क्या है, 23 डिग्री पाना इतना आसान नहीं था। देख प्यारे बच्चों, तो क्या है, सब विषय में उन्होंने एमए किया है। ओके, एमए इन हिस्ट्री में किया है, एमए इन सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और दर्शन शास्त्र, साइकोलॉजी में किया है, फिलोसफी में भी किया है। ऐसे एमए बहुत सारे एमए विषय में किया है, एजुकेशन लेवल के जो है। उसके साथ साथ उन्होंने बीए पढ़ा था और एमएससी भी किए हैं और डीएससी भी, डॉक्टर ऑफ साइंस भी किए थे। ऐसे 23 डिग्रियां उन्होंने पाए हैं। ये सब अमेरिका जाने के बाद पूरा हासिल किए हैं। उसके बाद उनका लाइफ क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने पढ़ाई की, क्या क्या उनके जीवन में बीता, आगे की कक्षा में हम देखेंगे। आप इतना आपको आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आया होगा कि इस केवल ये अंबेडकर के जीवन के बारे में ये बहुत आसान है। आप अगली कक्षा में इसके आगे के भाग को हम सीखेंगे। तब सबको धन्यवाद। Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.